डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम उसका गद्य भाग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आपको बार बार बताया भी गया है कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसके मुख्य दो भाग हैं, गद्य और पद्य। अर्थात इसमें कविता की फॉर्म में भी रचनाएं लिखी गई, कविता के अलग अनेक पड़ाव है जो आप आगे पढ़ेंगे। और जो गद्य भाग है उसके अंतर्गत आपने जो आधुनिक काल है उसकी परिस्थितियां भी पढ़ी हैं। फिर जैसे कि हिंदी कहानी है, उपन्यास है, उनका उद्भव और विकास पढ़ा है। जब भी हम किसी विधा का उद्भव और विकास पढ़ते हैं तो हम उसमें यह जानते हैं कि मतलब जैसे कि मान लो आपने कहानी पढ़ी है तो पहली कहानी कब लिखी गई हिंदी भाषा के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं, किसने लिखी, क्या क्या उसमें भाव थे, क्या क्या उसका विषय था, और फिर उससे के बाद फिर उसके अगली कहानी किसने लिखी। इस तरह से हम कुछ पड़ाव के माध्यम से एक विकास यात्रा, एक उसके चरण हम पढ़ते हैं जब किसी विधा के बारे में हम जानते और समझते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, कि हिंदी भाषा में नाटक लिखने की शुरुआत किसने की, कब से हुई, और उसके बाद नाटक के अंदर जो आप कह सकते हैं कि एक परिवर्तन का समय होता है वो कब आया, कैसे आया, इसके मुख्य केंद्र बिंदु कौन रहे, और आज जो है हिंदी नाटक का स्वरूप रूप जो है वो कैसा है, कहाँ तक विकसित हो गया है, और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। यह सारी चीजें हम इस प्रश्न के माध्यम से जानेंगे और लिखेंगे। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। आइए अब हम पढ़ते हैं कि जैसे आप यह जानते हैं कि जब आपने कहानी उपन्यास पढ़ा तो जो उसकी शुरुआत थी वह मुंशी प्रेमचंद जी के नाम थी, कि आपने उनको केंद्र बिंदु बना करके और फिर जो है नाटक के बारे में पढ़ा और जाना। तो जिस तरह से कहानी और उपन्यास है उसमें प्रेमचंद जी मुख्य केंद्र बिंदु रहे, तो इसी तरह से जो नाटक है इसमें हम यह कह सकते हैं कि जो प्रसाद युग है यह सबसे महत्वपूर्ण रहा। तो इसमें हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद युग में भारतेंदु जी जो है इनसे पहले हुए, उन्होंने क्या हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद जी ने पल्वित किया। इसका अर्थ क्या है कि हिंदी भाषा में जो नाटक साहित्य है, नाटक लेखन है, उसकी शुरुआत जो है वह भारतेंदु जी ने की। उन्होंने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे और उसके बाद कुछ जो है नाटकों को अनुदित किया, अनुवाद किया। जैसे कुछ नाटक मान लो इंग्लिश से हैं, कुछ संस्कृत से हैं, और कुछ मौलिक नाटक भी उन्होंने लिखे, अर्थात साहित्यिक भूमिका प्रदान की, नाटक की शुरुआत की, और उसको पल्वित करने का अर्थ उसका और विकास जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने किया। हिंदी नाट्य क्षेत्र में प्रसाद जी का जो आगमन है युगांतर प्रस्तुत करता है, अर्थात युग के अंतर को प्रस्तुत करता है कि जो नाटक उन्होंने लिखे वह बड़ी ही उच्च कोटि के लिखे। यद्यपि जो प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं उनकी भाषा थोड़ी संस्कृतनिष्ठ है, मुश्किल है, तो लगभग उनके नाटकों का रंगमंच पर पूर्ण विकास नहीं हो, अर्थात प्रस्तुत नहीं किए जा सके, खेले नहीं जा सके। एक नाटक उनका ध्रुव स्वामी है जो बहुत बार खेला गया है। तो ऐसा है कि वे नाटक पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं, अभिनय जो है उनका कम है। तो जो प्रसिद्ध एक समालोचक है, आलोचक है डॉक्टर गोपाल राय, उन्होंने क्या कहा कि प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे उसके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। ऐसा नहीं कि उनके नाटक की क्वालिटी अच्छी थी या उन्होंने अच्छे नाटक, वैसा रंगमंच जो है हिंदी में नहीं था। हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद ने साहित्यिक रंगमंच की स्वयं कल्पना की और इस मानसिक रंगमंच की पृष्ठभूमि में ही अपने नाटक लिखे। ऐसा रंगमंच था नहीं, उन्होंने कल्पना करके रंगमंच जो साहित्यिक दृष्टि से अच्छे नाटकों के लिए होना चाहिए लिखा, और फिर उन्होंने इस तरह से नाटक अपने लिखे। जयशंकर प्रसाद युग, देखिए पहला युग जो है मुख्य जो केंद्र बिंदु है मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद ही है। उनसे पहले जो सूत्रपात किया वो था भारतेंदु जी। तो जयशंकर प्रसाद युग का जो समय है मेन तो वो ही है नाटक की शुरुआत, लेकिन अगर आप उसको याद रखने के लिए रखें तो उससे पहले जो शुरुआत की गई वो भारतेंदु युग ने की थी। भारतेंदु जी ने अपने समय में कुछ नाटक लिखे थे। मुख्य जो है नाटक को एक पहचान देने का कार्य प्रसाद जी ने किया, और इनकी समय जो है वह है 1919 से 1950
1950 तक अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट अर्थ बहुत अच्छे होने पर भी अभिनय की तरफ से सफल नहीं हो पाए, अर्थात उन्हें रंगमंच पर खेला नहीं जा सका। प्रसाद जी की ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी नाटककार उन्होंने मतलब ऐतिहासिक पात्रों को, घटनाओं को लेकर उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो विषय है वो ऐतिहासिक है। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटक के माध्यम से किया है। और अपने नाटक विशाख, यह है इनके नाटक का नाम है, उसकी भूमिका अर्थात शुरुआत में लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश के उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। कि जो हमारा भारतीय इतिहास है, उज्जवल इतिहास है, उसकी जो बहुत अच्छी घटनाएं हैं जिसका भारतीयों को और अन्य विश्व के लोगों को भी पता होना चाहिए, वो कहते हैं कि मैं अपने नाटकों के माध्यम से वो करना चाहता हूँ। उन्होंने बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल आदि से जो विषय है चुने हैं और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मतलब जो भारत का इतिहास है, लिटरेचर है, उसमें बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल स्वर्ण युग माना जाता है। उनसे इन्होंने अपने विषय लिए, वहां से अपने नाटक की पृष्ठभूमि तैयार की, वहीं से इन्होंने पात्र लिए, उनके आधार पर ही इन्होंने अपने नाटक लिखे हैं। अब जयशंकर जी के जो नाटक है उनका थोड़ा सा परिचय, जैसे कई बार आपको हिंदी नाटक विधा का उद्भव और विकास पूछा जाता है और कई बार सिर्फ यह पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का संक्षिप्त परिचय दें। तो यह कुछ जो उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, जैसे कि विशाखा 1921 ईस्वी में लिखा गया, जात शत्रु, कामना, यह इनके सन दिए गए हैं। जैसे लिखा मान लो, उन्होंने इसमें आप ये पूछेंगे कि दो चीजें क्योंकि लिखा मान लो 1924 में, उसका प्रकाशन जो 1927 में हुआ। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक चंद्रगुप्त, भूस्वामी, और भूस्वामी नाटक को लगभग जो है बीए के बच्चे हैं उन सब ने पढ़ा ही हुआ है। तो इनमें से कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और भूस्वामी विशेष नाटक है। इनमें कलात्मक श्रेष्ठता है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया। इसका अर्थ क्या है कि जो पुराना अतीत है उसके आधार पर जो वर्तमान स्थिति है उनका चित्रण किया। इतिहास और कल्पना का संतुलित समन्वय करके जो इन्होंने सफलता पाई है नाटक लिखने में, उसके कोई सानी नहीं, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। भूस्वामी नाटक आपने पढ़ा ही है कि नारी समस्या को प्रस्तुत किया गया है, तलाक जिसे विवाह मुक्ति कहते हैं एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को बड़े कौशल से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस बारे में उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया है कि यदि पति पत्नी के बीच में अगर कोई विवाह का, बेशक उनका विवाह हो गया है लेकिन आपसी विश्वास और प्रेम नहीं है, तो विवाह मुक्ति अर्थात तलाक, और फिर स्त्री का भी पुनर्विवाह और पुरुष का भी पुनर्विवाह करने का विधान होना ही चाहिए। यह भी इन्होंने समाधान इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों की भूमिका में नाटक की कथा वस्तु के ऐतिहासिक स्रोतों, अन्य विवरणों का विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना को के चित्र अंकित किए हैं कि इनके जो नाटक हैं वहां पर हम देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना भी हम देखते हैं। जो उनके नारी पात्र हैं उन्होंने आदर्श भारतीय नारी के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है कि जितने भी जो नारी पात्र हैं, जब आप ये अपना कोई नाटक लिख रहे हैं तो उसमें आप कह सकते हैं आदर्श भारतीय नारी का रूप हमें दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद युग में हम एक चीज और देखेंगे कि इनकी जो खास बात है कि कथा वस्तु, गीत योजना, रस योजना, उदात्त नायक, नायक जो है वह बहुत श्रेष्ठ है। आप कह सकते हैं कि जो नाटकों के नायक हैं उनके अंदर श्रेष्ठ मानव के गुण पाए जाते हैं, इसमें से इन्होंने लिखा है। और जो इनका विषय है, आप कह सकते हैं कि मनुष्य का अंतर्द्वंद है, संघर्ष है, कार्य करने का तरीका, ये भी लिखे हैं। न तो इनके नाटक सुखांत है, न ही दुखांत है, प्रसादांत है। इसका अर्थ क्या है कि भी नायक को जो है अंत में कोई अच्छा फल मिल ही जाता है, अंतिम फल का भोक्ता नहीं बनता। और कहते हैं कि कई बार जो कई नाटक ऐसे हैं जहाँ पाठक के मन में एक दुख की छाया छूट जाती है कि जैसे आप स्कंदगुप्त का उदाहरण देख सकते हैं। मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को विजय प्राप्त करने के उपरांत भी अंत में नायिका देवसेना को प्राप्त नहीं कर पाता। देवसेना यह कहकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है कि मेरे इस जीवन की देवता और उस जीवन की प्राप्त क्षमा।
कि मैं कहते कि भी मैं इस जीवन में तुमसे विवाह नहीं कर सकती। उन्होंने सारी विघ्न बाधाओं पर विजय भी प्राप्त की। आप कहते एक अच्छे नायक का परिचय भी दिया, पर जो है लास्ट में देवसेना को पानी अर्थात नायिका को नहीं पाते, नायिका की विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है। रंगमंचीयता अभिनेता की दृष्टि से भी प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण है। उनके रंगमंच पर फिल्माया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। कुछ इनमें गुण भी है, संस्कृतनिष्ठ भाषा है, लाक्षणिक भाषा है, नाटकों में बाधा भी बनती है। बाकी उनके जो नाटक हैं वो पढ़ने के दृष्टिकोण से काफी अच्छे हैं, अभिनय की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं है। प्रसाद जी प्रयोगधर्मी नाटककार थे। उन्होंने अनेक प्रकार के मतलब जो है नाटक लिखे हैं, प्रयोग किए हैं, विषय और शिव दोनों दृष्टियों से। एक ध्रुव स्वामी ने एक ऐसा सशक्त नाटक लिखा जो अभिनय किया भी जा सकता है, उसमें वो त्रुटियां नहीं है जिसके कारण उनके नाटक जो है अभिनय की दृष्टि से कमजोर पड़ते थे। और ध्रुव स्वामी एक ऐसा नाटक है जो कह सकते हैं कई बार रंगमंच पर दिखाया भी जा सकता, खेला भी जा सका है। प्रसाद जी जो है नाटक हिंदी नाटक परंपरा के आप कह सकते हैं आधार है ना, आधारभूत नाटककार हैं। और इसके अतिरिक्त प्रसाद जी के युग में ही जो नाटककार है वो है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी आदि। ये जो है जो जैसे कि पांडे, बेचन शर्मा, ठीक है, ये जो है प्रसाद जी के युग के अन्य नाटककार हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं जो प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता है, उन विशेषताओं के आधार पर ही अच्छे नाटक लिखे हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने मध्यकालीन इतिहास के से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, जैसे रक्षाबंधन, सीतामना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विश्वान आदि जो है इस युग के अन्य ऐतिहासिक नाटक है। नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जैसे रक्षाबंधन है, रानी कर्णवती मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। तो इसमें से आप यह देखेंगे कि प्रसाद युग के जो नाटक है हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को दिखाने वाले यह मुख्य नाटक है। 1945 में राजकुमारी कृष्णा देश हित के लिए विश्वान कर लेती है। इस तरह के नाटक भी आपने इसमें प्रसाद जी के युग में देखेंगे। प्रेमी जी के नाटक राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है तथा रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से भी सफल है। प्रसाद युग के एक अन्य प्रमुख नाटककार के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके प्रसिद्ध नाटकों में सन्यासी, कल्पतरु का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात के नाम लिए जा सकते हैं। मिश्र जी समस्या प्रधान नाटकों की रचना के लिए प्रख्यात रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि इन्होंने सामाजिक समस्याओं, विशेषतः नारी समस्या को अपने नाटकों की कथा वस्तु का आधार बनाया है। प्रेम और विवाह, काम और नैतिकता, दाम्पत्य जीवन एवं प्रणय जैसी अनेक समस्या उनके नाटकों में विषय वस्तु बनी हुई है। मिश्र जी के नाटकों में नगरीय जीवन का भी निरूपण किया गया है। प्रसाद जी के समय के जो नाटककार है उसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने जो अपने नाटकों का विषय बनाया है वह बहुत विस्तृत और व्यापक है। जयशंकर प्रसाद जी के युग में सिंदूर की होली, मिश्र जी ने विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषय चुने हैं। उन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है। उनके नाटक 3 अंकों के तथा अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया। वे यह भी मानते हैं कि उनके नाटक पाश्चात्य प्रभाव से युक्त नहीं है, यद्यपि उनके नाटकों में विषय प्रतिपादन भारतीय ढंग का ही है, तथापि नाटकों का शिल्प पश्चिमी प्रभाव से अलग नहीं है। अब जो मिश्र जी के नाटक है उनमें एक खास विशेषता आपने यह महसूस करनी है कि विषय का प्रतिपादन अर्थात विषय को लिखने का जो है ढंग वो तो भारतीय है, परंतु उनकी जो साज सज्जा है वह पश्चिमी प्रभाव से युक्त है। कुछ भी हो, हिंदी नाटकों के विकास में लक्ष्मी नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण योगफल है और वे हिंदी के एक सशक्त नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। अब आपने यह देखा कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें जैसे जयशंकर प्रसाद जी का मुख्य योगदान रहा नाटक के विकास के अंदर, और उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। नाटक की जो परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया उसको आगे पल्वित पुष्पित किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने। उस परंपरा को और आगे बढ़ाने का कार्य लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने किया, क्योंकि उन्होंने जो अपने नाटकों का विषय है वह बहुत व्यापक लिखा है। हर तरह की सामाजिक समस्याएं जो थी उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है।